हर रोज़ तकरीबन 1 लाख फ्लाइट्स आसमान में प्रवास भरती हैं और पूरी दुनिया के शहरों का सफ़र करती हैं। अभी इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं, लोगों से मुकम्मल भरे 5000 जहाज़ सिर्फ अमेरिका के ऊपर उड़ रहे हैं। आज 21वीं सदी में किसी भी जगह का सफ़र करने के लिए प्लेन के ज़रिए ट्रैवल करना दुनिया का सबसे सेफेस्ट सफ़र है। दुनिया में सबसे महफूज ट्रैवल जहाज़ का है। सबसे कम एक्सीडेंट्स जहाज़ के होते हैं, लेकिन फिर भी जहाज़ों को भी कभी कभार एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। अगर आप गाड़ी पे काम पर या बीवी को मायके छोड़ने जा रहे हैं और आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो क्या आप बैठकर रोना शुरू कर देंगे कि किस्मत ख़राब है? नहीं, बल्कि आपको बस गाड़ी को धक्का लगाकर या किसी गाड़ी के साथ खींचकर नज़दीकी पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचानी है। लेकिन जब आप जहाज़ में हों और आसमान में 41,000 फीट की ऊंचाई पर बीच रास्ते में गैस ख़त्म हो जाए, तो आपके पास ना के बराबर चांसेस होते हैं। और बिल्कुल यही सिचुएशन थी जो एयर कनाडा की फ़्लाइट 143 के क्रू को 23 जुलाई 1983 को फेस करनी पड़ी। इससे एक दिन पहले इनका जहाज़ टोरंटो से एडमिंटन को उड़ा था और उतरने के बाद उसका मुकम्मल मेंटेनेंस चेक हुआ था। 23 जुलाई की सुबह को जहाज़ एडमिंटन से मॉन्ट्रियल को पहुंचा, जहां पर पुराने क्रू की शिफ्ट ख़त्म होने पर नए क्रू ने उनकी जगह संभाली, जो कि इस कहानी का मेन फोकस भी हैं। इसमें कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन भी शामिल था, जिनके पास 15,000 घंटे जहाज़ उड़ाने का एक्सपीरियंस था, और इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर मरीस क्विंटल भी थे, जिनके पास 7,000 घंटे जहाज़ उड़ाने का एक्सपीरियंस था। यहाँ पर यह बात नोट कर लें कि इस टाइम पर कनाडा इंपीरियल यूनिट से मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट हो रहा था और हवाई जहाज़ों के यूनिट भी चेंज किए जा रहे थे। लेकिन इस वक्त तक कनाडा ने यूनिट्स की तब्दीली सिर्फ अपने ब्रांड न्यू 767 जहाज़ों में ही की थी, और कनाडा फ्लाइट 143 भी इन्हीं में से एक थी। ब्रांड न्यू मॉडल 767 जहाज़ों के अलावा कनाडा की बाकी तमाम फ्लाइट्स अभी तक इंपीरियल यूनिट ही इस्तेमाल कर रही थीं, और इसी वजह से एक ऐसी कंफ्यूजन हुई जिसने जहाज़ पर मौजूद तमाम लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया। रिफ्यूलिंग टीम को ऑर्डर दिया गया था कि वो जहाज़ को 22,300 किलोग्राम फ्यूल से भरें, जबकि उन्होंने 22,300 पाउंड फ्यूल ही भरा, जो कि किलोग्राम में 22,300 से आधा था, जो उन्हें एडमिंटन पहुंचने के लिए लगना था। फ्लाइट क्रू ने फ्यूल अप्रूव कर दिया और परवाज़ भर ली और फ्यूल इंडिकेटर पर नज़र भी नहीं डाली। उन्हें इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब 41,000 की ऊंचाई में हवा में उन्हें अलार्म सुनाई दिया कि उनके लेफ्ट इंजन ने काम करना छोड़ दिया है, जबकि उन्होंने एडमिंटन पहुंचने के लिए भी आधा रास्ता ही तय किया था। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और हर न्यू वीडियो का फौरी नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन से नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें। एक इंजन के साथ ही उन्होंने नज़दीकी विनिपेग में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जहाज़ को मोड़ा, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ी देर के बाद ही उनके राइट इंजन ने भी लेफ्ट इंजन की तरह उनका साथ छोड़ दिया और काम करना बंद कर दिया। और जाहिर है कि इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि उनके जहाज़ का आसमान में 41,000 की ऊंचाई पर फ्यूल ही ख़त्म हो गया था, और इंजन के बंद होने की वजह से जहाज़ के बाकी हिस्सों में बिजली भी कम हो गई, जिसकी वजह से पायलट के कॉकपिट में मौजूद कई अहम टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स ने भी काम करना बंद कर दिया। और अब बगैर फ्यूल और सिर्फ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जहाज़ के तमाम पैसेंजर्स को सेफली ज़मीन पर पहुंचाना कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन और उनके साथी की जिम्मेदारी थी, और उन्हें मालूम था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने जहाज़ पर मौजूद किताबों और चेकलिस्ट को पढ़ा कि जहाज़ को फ्यूल के बगैर या दोनों इंजन्स के बंद होने पर कैसे उड़ाया और लैंड करवाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने का कोई सेक्शन कहीं पर मौजूद नहीं था, और ऐसी सिचुएशन को पहले ट्रेनिंग में कभी भी कवर नहीं किया गया था, और एयर कनाडा को लगता था कि इस तरह की सिचुएशन का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा, और इसीलिए कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसे जहाज़ पर मौजूद लोगों की खुशकिस्मती ही कह सकते हैं कि खुशकिस्मती से कैप्टन पियर्सन एक एक्सपीरियंस्ड ग्लाइडर पायलट भी थे, और उन्होंने उस वक्त सबसे लॉजिकल चीज़ की, यानी ग्लाइड। उन्होंने जहाज़ को एक इंतहाई इमरजेंसी लैंडिंग में ले गए ताकि करीब ही कहीं उतरा जा सके। लेकिन इसे जहाज़ पर सवार तमाम लोगों की बदकिस्मती समझें कि प्लेन पर मौजूद दोनों पायलट्स में से किसी के पास भी वर्टिकल स्पीड की एक्सेस नहीं थी, जो कि ये दिखाता है कि जहाज़ किस स्पीड पर नीचे आ रहा है, जिसका मतलब है कि दोनों पायलट्स में से किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो ज़मीन पर टकराने से कितना दूर हैं और वो मज़ीद कितनी देर ग्लाइड कर सकते हैं। लेकिन कैप्टन पियर्सन ने बेहतरीन अंदाज़ा लगाया कि 4,000 किलोमीटर की स्पीड पर नीचे गिर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर कैलकुलेशन करने में लग गया कि वो इस स्पीड पर विनिपेग इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पहुंच सकते हैं या नहीं। इसके लिए उसने बैकअप में मौजूद मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से ये पता लगाने की कोशिश की कि उनका एल्टीट्यूड क्या है, इससे लैंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। इस सब कैलकुलेशन के बाद उसको अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ 10 मिनट की ग्लाइडिंग के दौरान उनके एल्टीट्यूड में हज़ारों फीट की कमी आ गई थी, जिसका मतलब था कि विनिपेग इनसे बहुत दूर था।
तेजी से कोई हल सोचने के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने सजेस्ट किया कि वो जहाज को लैंडिंग के लिए गिमली में मौजूद कैनेडियन एयरफोर्स बेस पर ले जाएं, जहां वो कैप्टन के तौर पर भी सर्व करता रहा था। इस प्लान पर कैप्टन पियर्सन और ट्रैफिक कंट्रोल ने भी एग्री किया, लेकिन इनमें से किसी को भी ये मालूम नहीं था कि वो एयरबेस अब एक रेस ट्रैक में तब्दील हो गई थी और इस इमरजेंसी के दौरान भी वहां पर एक रेस जारी थी और वहां का रनवे इस वक्त ड्रैग स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। जैसे जैसे वो पुराने रनवे की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि अब एक रेस ट्रैक में बदल गया था, उन्होंने ग्रेविटी ड्रॉप के जरिए लैंडिंग गियर्स को निकाल दिया ताकि इसमें कोई पावर इस्तेमाल ना करनी पड़े। ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि वो ज़्यादा ऊंचे और ज़्यादा तेज आ रहे थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि उनके पास और कोई चारा नहीं और वो आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ चीज़ें थीं जिन्होंने उनकी लैंडिंग को बहुत मुश्किल बना दिया। पहला, फ्यूल के ना होने की वजह से दोनों इंजन के बंद होने से उनका जहाज कोई भी शोर पैदा नहीं कर रहा था, इसलिए ग्राउंड पर मौजूद लोगों में से किसी को भी उनकी अचानक लैंडिंग का कोई आइडिया नहीं था। दूसरा, उनका नाक का पहिया ग्रेविटी ड्रॉप के दौरान लॉक होने में नाकाम हुआ था, इसलिए वो व्हील हिल रहा था और ग्राउंड पर लगते ही उसने वापस अंदर घुस जाना था। और तीसरा, जहाज ने खुद ब खुद ही जहाज के साइड का विंड टरबाइन खुद ब खुद निकाल दिया था ताकि स्टीयरिंग सिस्टम को बिजली दे सके, क्योंकि दोनों इंजन बंद हो चुके थे। जब तक हवा जोर जोर से गुजर रही थी और टरबाइन के ब्लेड्स तेजी से घूम रहे थे, तब तक उनके पास स्टीयरिंग को चलाने का अच्छा मौका था। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे, हवा आहिस्ता होती जा रही थी, जिसकी वजह से टरबाइन ब्लेड्स भी स्लो हो गए और इसके नतीजे में कम बिजली बनने लगी, जिसकी वजह से उनके लिए जहाज को स्टीयर और कंट्रोल करना मजीद मुश्किल हो गया। लेकिन इनके साथ ही दो ऐसी मौजूदाती चीजें हुई जिन्होंने उन्हें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। पहली अच्छी चीज तो सामने के पहिए का लॉक ना होना था, जो पहले लग रहा था कि शायद इस वजह से लैंडिंग नाकाम हो जाए, लेकिन खुशकिस्मती से इसके उलट हुआ। जैसे ही जहाज ने जमीन को छुआ, पियर्सन ने बहुत सख्त ब्रेक लगाए, जिसकी वजह से अगला पहिया वापस अंदर घुस गया। इस वजह से जहाज का मुंह जोर से जमीन पर लगा, वापस बाउंस किया और दोबारा जमीन पर गिरकर दूर तक रगड़ता गया। इसकी वजह से जहाज जल्दी स्लो हो गया और इससे जहाज के ट्रैक से हटकर रेस देखने आए हुए लोगों की तरफ फिसलने से भी बच गया। लेकिन अगर व्हील ठीक काम करता तो मुमकिन है कि ब्रेक फेल होते, तो इससे जहाज नीचे मौजूद लोगों पर भी चढ़ सकता था। दूसरी मौजूदाती चीज ये हुई कि अगले पहिए के टूटने के बावजूद उनके ब्रेक ठीक काम कर रहे थे, जिससे पीछे के पहियों पर एक्स्ट्रा ब्रेक लगाने से जहाज को रुकने में और मदद मिली। आखिरकार कनाडा की फ्लाइट 143 अपने फ्यूल के खत्म होने के 17 मिनट के बाद जमीन पर कामयाबी से लैंडिंग कर गई। जहाज में और ग्राउंड पर मौजूद लोगों में से कोई भी ज्यादा जख्मी नहीं हुआ था। एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद दोनों पायलट्स को फ्यूल चेक न करने पर सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उनकी अपील के बाद उन्हें वाकये से बरी कर दिया गया और उन्हें उनकी परफॉर्मेंस पर मेडल्स भी दिए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें, और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें।